ये अफसाना उस वक्त का है जब अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर हुकूमत कर रहे थे। आए दिन वो गरीबों को सताया करते थे। बेवकूफ। इसी धमाके में 2 बच्चे यतीम हो गए। अल्लू और कुमार दोनों महज 10 बरस के थे। इस धमाके में उनके वालिदैन नहीं रहे। अब उनका अपना कोई नहीं था। महर्षि आदित्यनाथ को इन दोनों बच्चों पर रहम आ गया और वो इन्हें अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। यहाँ उन्होंने दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखा। वक्त गुजरा और बच्चे उस हादसे से उभरने लगे। गुरुजी, उन अंग्रेजों ने हमारे वालिदैन के साथ ऐसा क्यों किया? सिर्फ तुम्हारे वालिदैन के साथ नहीं, बल्कि उन्होंने सारे भारतीयों के साथ ज्यादती की है। वो हमें गुलाम बनाकर हम पर हुकूमत करना चाहते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना? हाँ, लेकिन गलती हमारी भी है बच्चों। हम सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारे साथ ये सब कर रहे हैं। जब हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर देंगे, तब वो अंग्रेज दुम दबा कर भागेंगे। हम उन्हें भगा कर ही रहेंगे। हाँ, ताकि किसी और अल्लू और कुमार को यतीम ना होना पड़े। बिल्कुल, आजादी हमारा हक है और हमें हासिल करना ही होगा। महर्षि आदिनाथ के आश्रम में दोनों बच्चे तालीम हासिल करने लगे और तालीम के साथ साथ हथियार चलाना भी सीखने लगे। अल्लू तलवारबाजी में माहिर था और कुमार तीरंदाजी में माहिर था। उसका कोई भी निशाना चूकता नहीं था। कुमार को पढ़ने लिखने का भी शौक था। बेटा कुमार, मैंने हमारे एक आजादी के लड़ाई लड़ने वाले से राब्ता किया है। तुम उनके पास जाकर अंग्रेजी सीखोगे। वो शहर में प्रेस चलाते हैं। लेकिन अंग्रेजी सीखने की क्या जरूरत है गुरुजी? जरूरत है अंग्रेजों की हिकमत अमली और उनकी कमजोरी समझने के लिए। उनकी जुबान की समझ होनी भी जरूरी है। ठीक है गुरुजी। तुम्हें आज ही निकलना होगा। जी। कुमार ने महर्षि आदिनाथ की दुआएं खैर ली और अपने दोस्त अल्लू को अलविदा किया और वो शहर के लिए रवाना हो गया। कुमार ज्ञानचंद जी के प्रेस में पहुंचा। आदाब। तुम्हें जरूर महर्षि जी ने भेजा होगा। जी। आज से तुम यहीं रहोगे, प्रेस के सारे काम सीखोगे और साथ में अंग्रेजी भी सीखोगे। जी ज्ञानचंद जी। इस प्रेस के जरिए हम अंग्रेजों की ज्यादती और उनकी काली करतूत से आवाम को रूबरू करवाते हैं। इसलिए अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। वो हमें सुकून से प्रेस चलाने नहीं देते, लेकिन वो इस प्रेस को बंद भी नहीं करवा सकते। आज से तुम्हें इस प्रेस की हिफाजत भी करनी है। जी मैं जरूर करूंगा। ज्ञानचंद जी कुमार को प्रेस दिखाने लगे। यहाँ अल्लू पूरे तवज्जो से हथियार चलाना सीखने लगा। वो बहुत अच्छा तलवारबाज तो था ही और अब वो धीरे धीरे तीरंदाजी भी सीख रहा था। 10 साल गुजर गए। अब अल्लू और कुमार दोनों बड़े हो चुके थे। कुमार प्रेस का सारा कामकाज सीख चुका था। उसे अंग्रेजी भी आती थी और अल्लू हथियार चलाने में माहिर हो चुका था। कुमार के तलवार के आगे कोई टिक नहीं पाता था। बेटा कुमार, अब तुम्हें आश्रम लौटना चाहिए। अब तुम्हें वो सब कुछ आता है जिस वजह से महर्षि ने तुम्हें यहाँ भेजा था। जी ज्ञानचंद जी, आई अश्योर यू आई विल मेक यू प्राउड वन डे। आई एम श्योर माय सन। कुमार ने ज्ञानचंद जी से दुआएं खैर ली और आश्रम के लिए निकल पड़ा। जब वो आश्रम पहुंचा तो आश्रम के बाहर कई लोग तलवारबाजी कर रहे थे, लेकिन कुमार ने एक ही झलक में अल्लू को पहचान लिया। अरे दोस्त कुमार, अरे रुक, आया। अल्लू ने तलवारबाजी रोकी और दौड़कर कुमार के गले लग गया। तूने मुझे पहचाना कैसे? तेरी तलवारबाजी से तुझसे बेहतर तलवारबाज मैंने आज तक नहीं देखा। यू आर अमेजिंग। ओहो, तू तो
अंग्रेजों की मानिंद अंग्रेजी बोल रहा है। बस अंग्रेजी बोलता हूँ, अंग्रेज नहीं हूँ। हाँ हाँ। तभी महर्षि आदिनाथ वहां पहुंचे। कुमार और अल्लू दोनों ने महर्षि जी के दुआएं खैर ली। फतह हासिल हो। आज तुम दोनों इस काबिल बन चुके हो कि तुम आजादी की लड़ाई का हिस्सा बन सकते हो। गुरुजी, हम अंग्रेजों को हमारे भारत से खदेड़ देंगे। हाँ, उन्हें उनकी अम्मी याद दिला देंगे। अंग्रेजों से कब्ल तुम्हें यहाँ के राजाओं से लड़ना होगा। नवाब शमशेर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया है और अब वो इस सूबे का सारी दौलत उन फिरंगियों को सौंप रहा है। ये तो नाइंसाफी है। तुम दोनों को किसी भी हालत में इस दौलत को अंग्रेजों के हाथ में जाने से रोकना होगा। हमें नवाब से बातचीत करनी होगी। हाँ, पहले बातचीत करो और अगर ना माने तो हथियार का सहारा ले लो, लेकिन मुफलिसों की दौलत को ऐसे लुटाने मत देना। जी गुरुजी। महर्षि आदिनाथ ने अपने दोनों शागिर्दों को दुआएं खैर दी। फतह हासिल हो। और अल्लू और कुमार दोनों रवाना हुए नवाब से मिलने। नवाब के दरबार में कुमार ने अपनी बात रखी। नवाब साहब, अंग्रेजों से दोस्ती करने से हमारी मुफलिस आवाम का सिर्फ नुकसान ही होगा। वैसे भी अंग्रेजों ने अब तक सिर्फ हम पर जुल्म ही किया है। वो गोरे हमारी सारी दौलत लूट कर ले जाना चाहते हैं। अब इसमें गलत क्या है? जिसके पास ताकत होती है तो ताकत का इस्तेमाल करेगा ही। अंग्रेज अपनी ताकत से हिंदुस्तानियों को लूट रहे हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है ही। मत भूलिए नवाब साहब कि आप भी इसी मिट्टी की पैदाइश हैं। भले ही मेरी पैदाइश इस जमीन पर हुई है, लेकिन मेरा खून यहाँ का नहीं है। हमने तुम सब पर हुकूमत की है, लेकिन वो तालीम याफ्ता अंग्रेज हुकूमत करना चाहते हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप जैसे बादशाह जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हिंदुस्तान की मुफलिस अवाम पिसती रहेगी। तुम हिंदुस्तानी अपने आप को समझते क्या हो? साहिल, मुफलिस और लाचार, यही है तुम्हारी पहचान। कुमार ने अल्लू की जानिब देखा और अल्लू ने पल भर में नवाब का सिर जिस्म से अलग कर दिया। और फिर जब सैनिकों ने उन्हें घेर लिया तब अल्लू ने अपनी फुर्ती से सभी सिपाहियों को जख्मी कर दिया। अल्लू और कुमार नवाब का सिर कलम करके दरबार से बाहर निकल आए। गुरुजी, उस नवाब को हिंदुस्तानियों के दर्द नजर नहीं आ रहे थे। वो बादशाह बनने के काबिल नहीं था। अच्छा किया जो उसे मार दिया, लेकिन उसके मरने से वो लूटी हुई दौलत अंग्रेजों तक नहीं पहुंचेगी, ऐसा तो नहीं है। अब तक वो दौलत अंग्रेजों के हाथ लग चुकी होगी। हम वो दौलत वापस हासिल करेंगे। अंग्रेज वो दौलत रेलगाड़ी से ले जा रहे थे। अल्लू और कुमार दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर रेलगाड़ी के साथ चलने लगे। अंग्रेजों ने कुमार और अल्लू पर गोलियां चलाई और फिर अल्लू और कुमार ने अपने तीर चलाए। सारे अंग्रेज जख्मी हो गए और अल्लू और कुमार ने वो खजाना लूट लिया। ये लीजिए गुरुजी, हमारे मुल्क के मुफलिसों की दौलत। आज मुझे तुम दोनों पर फख्र है। तुम दोनों ने वो काम कर दिखाया जिससे सभी भारतीयों को तुम पर नाज रहेगा। बच्चों, अब इस दौलत को गरीब किसानों में बांट दो, जैसा आपका हुक्म। वो सारा सोना लेकर अल्लू और कुमार गांव-गांव गरीबों में बांटने निकल पड़े। तुम भगवान हो। वो अंग्रेज हमेशा ये सब छीन ले जाया करते थे। तुमने हमें हमारी जिंदगी लौटाई है बेटा। ये सब आपका ही है और हम खुदा नहीं हैं, आजादी के सिपाही हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोनों दोस्तों ने लूटी हुई सारी दौलत गरीबों में बांट दी और फिर शुरू हो गई अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई, आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई।